चैप्टर 17 जब इत्जल चा को एहसास हुआ कि उसे जंगल की ओर ले जाया जा रहा है तो उसे यकीन नहीं था कि उसकी भावनाएं क्या हैं। चिचेन इत्जा में वापस आना निश्चित था, क्योंकि देवताओं को उनके शिकार से आसानी से वंचित नहीं किया जा सकता था, और अगर वह कभी वापस लौटती तो उसे पता था कि उसे फिर से बलि के रूप में चढ़ाया जाएगा। आगे क्या होने वाला था वह अनुमान भी नहीं लगा सकती थी, लेकिन इत्जल चा युवा थी और जीवन मधुर था, और शायद चे भगवान वन उसे नहीं मारेंगे। जब वे जंगल में पहुंचे तो चे ने एक अद्भुत काम किया। वो एक पेड़ की निचली शाखा पर कूद गया और फिर ऊपर की ओर झूल गया, जिससे वह तेजी से जमीन से ऊपर उठ गई। अब वाकई इत्जल चा बहुत डर गया था। कुछ देर बाद चे रुका और एक लंबी आवाज में बोला, एक भयानक चीख जो पूरे जंगल में गूंज गई। फिर वह आगे बढ़ गया। लड़की ने अपनी आंखें खुली रखने का साहस जुटाया था, लेकिन कुछ ही देर में उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसे अपनी आंखें फिर से बंद करने की इच्छा हुई। तथापि वह मोहित होकर दो विचित्र प्राणियों को देखती रही जो पेड़ों के बीच से झूलते हुए उनकी ओर आ रहे थे और आते समय बड़बड़ा रहे थे। चे ने उसी अजीब भाषा में उत्तर दिया, और इत्जल चा को पता चल गया कि वह देवताओं की भाषा सुन रही है, क्योंकि ये दोनों निश्चित रूप से दो पृथ्वी देवता होंगे जिनके बारे में थाक चांद ने बात की थी। जब ये दोनों चे के पास पहुंचे तो तीनों रुक गए और एक दूसरे से उस भाषा में बात की जिसे वह नहीं समझ सकती थी। तभी इत्जल चा ने संयोग से नीचे जमीन पर एक छोटे से खुले स्थान पर नजर डाली जिसके किनारे पर वे थे, और वहां उसने एक भयानक जानवर का शव देखा, और वह समझ गई कि यह वही जानवर था जिससे चे ने शिकारी थाक चांद को बचाया था। वह चाहती थी कि चिचेन इत्जा के संशयवादी वह सब देख सके जो उसने देखा था, क्योंकि तब उन्हें पता चलेगा कि ये वास्तव में देवता थे, और वे दुखी होंगे और डरेंगे क्योंकि उन्होंने लॉर्ड फॉरेस्ट के साथ ऐसा व्यवहार किया था। उसके दिव्य रक्षक ने उसे एक पहाड़ी रास्ते पर ले गया, और वहां उसने उसे जमीन पर लिटा दिया और उसे चलने दिया। अब उसने उसे अच्छी तरह से देखा, वह कितना सुंदर था। वास्तव में एक देवता। दो पृथ्वी देवता उनके साथ साथ चल रहे थे, और डर के मारे इत्जल चा को बहुत गर्व होने लगा जब उसने सोचा कि वह किस कंपनी में थी। चिचेन इत्जा में कौन सी दूसरी लड़की कभी तीन देवताओं के साथ विदेश में चली थी। कुछ ही देर में वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां रास्ता समाप्त होता प्रतीत हो रहा था, और एक भयानक खाई के किनारे पर लुप्त हो गया। लेकिन चे वन के स्वामी ने संकोच नहीं किया। उन्होंने केवल इत्जल चा को उस चौड़े कंधे के पार ले लिया और उतनी ही आसानी से ढलान से नीचे उतर गए जितनी आसानी से दोनों पृथ्वी देवताओं ने किया था। हालांकि इत्जल चा जब नीचे की ओर देखती थी तो वह भयभीत हो जाती थी, इसलिए उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, अपनी सांस रोक ली और अपने छोटे शरीर को लॉर्ड फॉरेस्ट चे के बहुत करीब दबा लिया, जो उसके लिए एक शरणस्थल के समान बन गया था। लेकिन आखिरकार वे नीचे पहुंच गए और एक बार फिर लॉर्ड फॉरेस्ट ने अपनी आवाज उठाई। उसने जो कहा वह इत्जल चा को ऐसा लगा जैसे युद्ध टैंटोर युद्ध, और यह बिल्कुल वैसा ही था। आओ टैंटोर आओ। बहुत जल्द ही इत्जल चा ने एक ऐसी ध्वनि सुनी जैसी उसने पहले कभी नहीं सुनी थी, एक ऐसी ध्वनि जो किसी अन्य माया ने कभी नहीं सुनी थी, एक हाथी की तुरही। इस समय तक इत्जल चा ने सोचा था कि उसने दुनिया में देखे जाने वाले सभी चमत्कार देख लिए हैं, लेकिन जब एक विशाल हाथी जंगल में घुस आया और अपने रास्ते में आने वाले पेड़ों को गिरा दिया तो छोटी इत्जल चा चीख पड़ी और बेहोश हो गई। जब इत्जल चा को होश आया तो उसने तुरंत अपनी आंखें नहीं खोलीं। उसे अपने आसपास एक हाथ का एहसास था और उसकी पीठ एक मानव शरीर के खिलाफ टिकी हुई थी, लेकिन उस अजीब हरकत का कारण क्या था और वह खुरदरी सतह क्या थी जिस पर वह अपनी नंगी टांगें फैलाए बैठी थी। डरकर इत्जल चा ने अपनी आंखें खोली, लेकिन वह तुरंत चीख पड़ी और फिर से बंद हो गई। वह उस भयानक जानवर के सिर पर बैठी थी जिसे उसने देखा था। भगवान वन उसके पीछे बैठे थे और यह उनका हाथ था जो उसे जमीन पर गिरने से बचा रहा था। पृथ्वी के देवता उनके बगल के पेड़ों पर झूल रहे थे, वे डांटते हुए लग रहे थे। ये सब छोटी इत्जल चा के लिए बहुत ज्यादा था। 1 या 2 घंटे में उसने जीवन भर के रोमांच का अनुभव किया था। दोपहर ढलने वाली थी।
लुमकिप यूरोपीय लोगों के लिए रात का खाना तैयार कर रहा था। यह कोई मुश्किल काम नहीं था, तलने के लिए मछली थी और उबालने के लिए कुछ कंद थे। मेन्यू में फलों की भरमार थी। लुमकिप खुशमिजाज और प्रसन्नचित्त था, उसे विदेशी शैतानों के लिए काम करना पसंद था। वे उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे और यह काम लकड़ी काटने जितना कठिन नहीं था। पार्टी में शामिल 2 लड़कियां और ज्यादातर पुरुष जमीन पर बैठे हुए दिन की घटनाओं पर बात कर रहे थे, खासतौर पर शिकार की यात्रा पर जो दुखद रूप से समाप्त हो गई थी। पेट्रिसिया सोच रही थी कि क्या वे कभी टार्जन को फिर से देख पाएंगे, और इस तरह वे जंगली आदमी और उसके संभावित भाग्य के बारे में बात करने लगे। कर्नल अपनी झोपड़ी में दाढ़ी बना रहा था और उसकी पत्नी उसके सामने बैठी हुई थी, जब किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा और जंगल की ओर देखते हुए उसने एक कान फाड़ने वाली चीख निकाली और बेहोश हो गई। तुरंत सभी अपने पैरों पर खड़े हो गए। कर्नल, जिसका चेहरा आधा साबुन से लथपथ था, झोपड़ी से भाग गया। पेट्रिसिया लेग बडन चिल्लाई, हे भगवान, देखो! जंगल से एक बड़ा बैल हाथी निकल रहा था और उसकी गर्दन पर टार्जन बैठा था। उसके सामने एक लगभग नग्न लड़की थी। एक तरफ सुरक्षित दूरी पर 2 ओरंगुटान टहल रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि पेनेलोप लेह बेहोश हो गई थी। हाथी जंगल के बाहर कुछ कदम दूर रुक गया। इन सभी लोगों को देखना उसके लिए बहुत ज्यादा था और वह आगे नहीं जा सकता था। टार्जन लड़की को अपनी बाहों में लेकर जमीन पर फिसल गया और उसका हाथ पकड़कर उसे शिविर की ओर ले गया। इत्सल चा को लगा कि ये सभी देवता होंगे, लेकिन अब उसका अधिकांश भय समाप्त हो चुका था, क्योंकि भगवान वन ने उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई थी, न ही पृथ्वी के देवताओं ने, और न ही उस अजीब विशाल जानवर ने जिस पर सवार होकर वह जंगल में घूमी थी। पेट्रिसिया लेह बडन ने टार्जन के बगल में चल रही लड़की को सवालिया निगाहों से और थोड़े संदेहास्पद भाव से देखा। पास में काम कर रहे नाविकों में से एक ने दूसरे से कहा, वह आदमी बहुत तेज काम करता है। पेट्रिसिया ने ये सुना और उसके होंठ कस गए। टार्जन का स्वागत खामोशी से हुआ, लेकिन यह आश्चर्य की खामोशी थी। कर्नल अपनी पत्नी पर काम कर रहा था और कुछ ही देर में उसने अपनी आंखें खोलीं। वह कहाँ है? उसने फुसफुसाते हुए कहा, वह प्राणी, तुम्हें उसे तुरंत शिविर से बाहर निकालना चाहिए, विलियम। वह और उसके साथ वो बदचलन लड़की। उन दोनों के पास एक बच्चे को ठीक से ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं थे। मुझे लगता है कि वो कहीं चला गया और एक भारतीय महिला को चुरा लिया। ओह, चुप रहो, पेनेलोप, कर्नल ने थोड़ा चिढ़कर कहा, न तो तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है और न ही मुझे। ठीक है, बेहतर होगा कि आप पता लगाना अपना काम समझें, श्रीमती लेह ने झट से कहा। मैं पेट्रिसिया को ऐसे लोगों के साथ एक ही खेमे में रहने की अनुमति नहीं देना चाहती, न ही मैं रहूंगी। टार्जन सीधे पेट्रिसिया लेह बडन के पास गया। मैं चाहता हूं कि तुम इस लड़की की देखभाल करो, उसने कहा। मैं? पेट्रिसिया ने घमंड से पूछा। हाँ, आप, उन्होंने जवाब दिया। आइए, आइए, कर्नल ने कहा, अभी भी उसके चेहरे पर साबुन लगा हुआ था। इस सब का क्या मतलब है, सर? हमारे दक्षिण में एक शहर है, टार्जन ने कहा, एक अच्छा खासा शहर है, और वहाँ कुछ बुटपस्त रस्में हैं, जिनमें वे मनुष्यों की बलि देते हैं। इस लड़की की बलि दी जाने वाली थी, जब मैं भाग्यशाली था कि उसे ले जा सका। वो वहाँ वापस नहीं जा सकती, क्योंकि जाहिर है कि वे उसे मार देंगे, इसलिए हमें उसकी देखभाल करनी होगी। अगर आपकी भतीजी ऐसा नहीं करेगी, तो मुझे यकीन है कि जेनेट ऐसा करेगी। बेशक मैं उसकी देखभाल करूंगी, पेट्रिसिया ने कहा। किसने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगी? इस चीज पर कुछ कपड़े डाल दो, श्रीमती लेह ने कहा, ये बिल्कुल अपमानजनक है। टार्जन ने उसे घृणा से देखा। तुम्हारे दुष्ट मन को ही कपड़ों की जरूरत है, उसने कहा। पेनेलोप लेह के जबड़े खुले रह गए। वो एक पल के लिए मुंह खोले खड़ी रही और अवाक रह गई, फिर वह घूमी और अपनी झोपड़ी में घुस गई। मैं कहता हूँ, बूढ़ी औरत, एल्गी ने कहा, तुमने उस हाथी को अपने सिर पर सवार होने की अनुमति कैसे दी? वो तो जंगली अफ्रीकी बैलों में से एक था। आप अपने दोस्तों से उपकार कैसे करवाते हैं? टार्जन ने पूछा। लेकिन मैं कहता हूँ, आप जानते हैं, पुरानी बात है, मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है।
ये बहुत बुरा है, बंदर आदमी ने कहा। फिर वह कर्नल की ओर मुड़ा। हमें हमले के खिलाफ हर एहतियात बरतनी चाहिए, उसने कहा। उस शहर में कई योद्धा थे और मुझे कोई संदेह नहीं है कि इस लड़की की तलाश की जाएगी। अंततः वे हमारे शिविर को खोज लेंगे। बेशक वे आग्नेयास्त्रों के आदी नहीं हैं, और अगर हम हमेशा सतर्क रहें तो हमें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा सुझाव है कि केवल बहुत मजबूत दलों को ही जंगल में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। कर्नल ने जवाब दिया, मैंने अभी आदेश जारी किया है कि कोई भी जंगल में न जाए। कैप्टन बोल्टन, डॉक्टर क्राउच और मिस्टर राइट स्मिथ पर आज आपके एक बाघ ने हमला किया।